वालेकुम अस्सलाम। चले, हमने अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन स्टार्ट किए थे और हमने पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, हमारा मेन टारगेट क्या होगा, बस इस हेलोजन को हटाना होगा और उसकी जगह पे कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगाना हो। तो एक एटम चला गया है और दूसरा एटम आया है, सो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन कौन सा एटम चला गया है, हेलोजन, और हेलोजन इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल चला गया है और उसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया है। तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोजन को हटाना होगा, उसकी जगह पे कोई भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगाना होगा। लेकिन ये ऊपर जो रिएक्शन है, कल हमने पढ़ा था कि ये दो डिफरेंट मैकेनिज्म से फॉलो होता है। तो उसमें हमने कल SN1 रिएक्शन को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन। SN2 मीन बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि ये अब SN2 मैकेनिज्म से ये वाला रिएक्शन कैसे हो सकता है। तो चले यहाँ पे अभी हम डिस्कस करते हैं कि SN2 मैकेनिज्म से ये वाला रिएक्शन कैसे होगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट नोट कर दे कि SN2 मैकेनिज्म favor in primary alkyl halide। SN2 मैकेनिज्म किस में फेवर कर रहा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में फेवर कर रहा है। SN1 मैकेनिज्म किस में फेवर कर रहा था, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में फेवर कर रहा था। अगर आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा तो उसमें SN2 मैकेनिज्म ज्यादा फेवर करेगा। चले, यहाँ पे हमने पहला पॉइंट लिखा, तो मैं आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो होता है जो कि हेलोजन प्राइमरी कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा। यहाँ पे मैं एक हेलोजन लगा देता हूँ, लाइक ब्रोमीन लगा देता हूँ, और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी कार्बन कौन सा कार्बन होता है, which further attach to only one carbon, जो कि एक कार्बन के साथ अटैच होगा, लाइक दिस वन। तो उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब दिस कार्बन जो है ना, ये वाला कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। अगर इस हाइड्रोजन की जगह पर भी मैं अल्काइल ग्रुप लिखूं तो सेकेंडरी हो जाएगा, और अगर इसकी जगह पर भी लिखूं तो टर्शियरी हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हमें पता चला कि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में पॉसिबल है। तो एक MCQs यहाँ पे नोट कर दे, जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होते जाएंगे तो उतना SN1 मैकेनिज्म फेवर करेगा, और जितने अल्काइल ग्रुप कम होंगे ना तो उतना SN2 मैकेनिज्म फेवर करेगा। तो पहले पॉइंट से मैंने पता लगाया कि हाँ, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में ये पॉसिबल है। पॉइंट नंबर सेकंड नोट कर दें कि SN2 मैकेनिज्म फॉर SN2 मैकेनिज्म नीड, इसके लिए कौन सा सॉल्वेंट चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए आपको, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्योंकि जो पोलर हो लेकिन अगर प्रोटॉन ना भी देता हो, इट्स ओके, लेकिन पोलर होना चाहिए। और पोलर की क्या एबिलिटी थी कि वो डिसोसिएशन में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपको पहला पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो SN1 के लिए चाहिए था, और SN2 के लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। पोलर मीन जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ सकती है,
लेकिन वो उसमें एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद ना हो। तो इसका आपको दो एग्जाम्पल याद रखना है। एक्सरसाइज में इस पे एक एमसीक्यूज भी है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एक एसीटोन होता है। एसीटोन मीन यहां पे CH3 और कार्बोनाइल ग्रुप और यहां पर भी CH3। तो यार अगर आप यहां पे देखें ना तो ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपके पास पोलर है, लेकिन एप्रोटिक है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है? जो कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा। लाइक अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो हाँ, अब ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। अब इसमें ये वाले हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ अटैच है, ये तो एसिडिक नहीं होंगे। तो दैट्स व्हाई एसीटोन आपके पास पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन इसमें एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। और इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल भी नोट कर दे पोलर एप्रोटिक का, DMSO मीन डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एसीटोन की तरह है, लेकिन इस कार्बोनाइल कार्बन की जगह पे क्या आ जाएगा? वो सल्फर आ जाएगा, बाकी वही स्ट्रक्चर है। तो दिस इज कॉल्ड DMSO। तो ये दो सॉल्वेंट जो है आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो अगर आप यहां पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अप्लाई करोगे ना तो इट्स मीन SN2 रिएक्शन वहां पे फेवर करेगा। तो मैंने इस तरह किया, पॉइंट नंबर 2 को देखा और पॉइंट नंबर 2 में मैंने यहां पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिखा, मीन एसीटोन लिख दिया, लेट्स सपोज। अब पॉइंट नंबर 3 है कि SN2 मैकेनिज्म आपके पास सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, ये एक ही स्टेप में पॉसिबल है। SN1 कितने स्टेप में पॉसिबल था? वो 2 स्टेप में पॉसिबल था, कल हमने डिस्कस किया। तो यहां पे पॉइंट नंबर 3 अपने पास नोट कर दे कि SN2 इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। और अच्छा, अभी वो सिंगल स्टेप में क्या होगा? तो यार अगर ऊपर मैंने रिएक्शन लिखा है कि हेलोजन रिमूव होता है और उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, तो ऑटोमेटिकली इस सिंगल स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और किस कार्बन पे अटैक करेगा? यहां पे इस प्राइमरी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन अब यहां पे एक दूसरी बात सुने, इस सिंगल स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, तो ब्रैकेट में अपने पास नोट कर दे कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल always attack on opposite side of the living group। यार यहां पे हमेशा लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड पे अटैक करेगा। ऑपोजिट साइड पे अटैक इसलिए कर रहा है ना कि अगर आप यहां पे थोड़ा सा सोचें, हेलोजन ये भी तो इलेक्ट्रॉन रिच है, यहां पर भी इस हेलोजन का जो नेचर है ना, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल ही है ना, ये भी तो इलेक्ट्रॉन रिच ही है ना। तो अगर मैं यहां पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल फॉर एग्जांपल एंटर कर रहा हूं इस कार्बन पे अटैक करने के लिए, तो आप जरा खुद सोचें कि यार ये हेलोजन उसको आने देगा? उसको आने नहीं देगा, क्योंकि ये तो अभी इसके साथ अटैच है ना। तो दैट्स व्हाई फ्रंट साइड से अटैक जो है वो इम्पॉसिबल है। न्यूक्लियोफाइल उस साइड से नहीं आ सकता जहां पे हेलोजन जो है वो अटैच होगा। और वो किसकी वजह से नहीं आ सकता? ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। इस रिपल्जन का नाम क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है।
तो पॉइंट यहां पे नोट कर दे कि SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल हमेशा लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड अटैक करेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, इस कार्बोनाइल कार्बन पे इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, क्योंकि यहां पे अटैक मुश्किल है। और वो मुश्किल क्यों है? यहां पे रीजन क्या है? ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहां पे अटैक मुश्किल है। तो अगर आप एक्सरसाइज निकाल ले और क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो इस पे एक क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज में मौजूद है। वहां पे देखो ये लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बात डिस्कस की है। क्वेश्चन नंबर उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में कि why in SN2 the nucleophile attack on opposite side of the living group। सही है, तो अब एक्सप्लेन कर सकते हो ना। तो इस पे आपके पास यहाँ पे नोट कर दें, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है कि why in SN2 nucleophile always attack on opposite side of living group। तो आंसर क्या देना है इसका? यहां पे जो मेन हेडिंग होगा वो क्या होगा? ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आप कहोगे कि लिविंग ग्रुप के सेम साइड पे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वहां पे उसको जो हेलोजन है वो रिपेल कर रहा है। तो दैट्स व्हाई स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो हमेशा फिर ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। चले, दिस इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म और उस सिंगल स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा है। तो यहां पे मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक आपको बता दिया। अच्छा, एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है, एक सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी मीन यहां पर भी मैं अल्काइल ग्रुप अटैच कर दूं, और एक टर्शरी होता है कि यहां पर भी मैं अल्काइल ग्रुप अटैच कर दूं। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ना हेलोजन और कार्बन के दरमियान, वो कहां पे होता है? वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होता है। ऐसा है ना? टर्शरी अल्काइल हैलाइड का ये वाला बॉन्ड क्या था? वो वीक था, तो वो आसानी से डिसोसिएट हो रहा था। ये बात अभी से नोट कर दे कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप टर्शरी कार्बन के साथ अटैच होगा तो वो वाला बॉन्ड वीक होगा, वो जल्दी ब्रेक हो सकता है। लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होना तो वो वाला बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग है, तो वो ब्रेक नहीं हो सकता। तो दैट्स व्हाई अब यहां पे इसकी डिसोसिएशन नहीं होती कि आप इसको डायरेक्ट डिसोसिएट कर दें, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। सो दैट्स व्हाई यहां पे जब ये अटैक करेगा ऑपोजिट साइड से, तो नेक्स्ट पॉइंट नोट कर दे कि अब यहां पे तो डिसोसिएशन हो ही नहीं रही। तो जब डिसोसिएशन नहीं हो रही तो इट्स मीन के ट्रांजिशन स्टेट आर फॉर्म, ट्रांजिशन स्टेट आर फॉर्म। इसमें फिर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और ट्रांजिशन स्टेट वो बिल्कुल हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है, सही है ना? और इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? इस ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इस ट्रांजिशन स्टेट में। और ट्रांजिशन स्टेट इज अ हाईली अनस्टेबल स्टेट, हाईली अनस्टेबल होता है। ये ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पे जब न्यूक्लियोफाइल ने ऑपोजिट साइड से अटैक किया तो इस रिएक्शन के दरमियान में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और उस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी होगा, और यहां पे जिस तरह ये वाला बॉन्ड बन रहा है
उसी दौरान ये वाला बॉन्ड क्या होगा, वो ब्रेक होगा, और बाकी तो H अपनी जगह पे है, और यहां पे भी H और यहां पर R। इस ट्रांजिशन स्टेट में यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, और यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। दिस इज अ बॉन्ड ब्रेकिंग। लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा कम टाइम के लिए बन रहा है। अच्छा, अब एक और बात सुने। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यार अगर ये बॉन्ड बन रहा है तो ये वाला बॉन्ड क्यों ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक हो सकता, ये वाला क्यों नहीं ब्रेक हो सकता, ये वाला क्यों नहीं ब्रेक हो सकता। अब हाइड्रोजन का अगर हम साइज देखें तो हाइड्रोजन का साइज क्या है, वो छोटा है। इसी तरह अल्काइल ग्रुप मीन कार्बन, तो कार्बन का भी साइज छोटा है, सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। लेकिन जो हेलोजन है ना, उसका साइज क्या है, वो बड़ा है। तो जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है तो वो बॉन्ड वीक होता है, और रिएक्शन में हमेशा पहले वीक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो दैट्स व्हाई यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ परमानेंट बॉन्ड बना देगा। तो यार कार्बन तो 4 बॉन्ड से ज्यादा तो नहीं बना सकता, तो ये जब उसके साथ परमानेंट बॉन्ड बना देगा तो यहां पे जो हेलोजन है वो रिमूव हो जाएगा, लिविंग ग्रुप रिमूव हो गया। तो देखो ऊपर जो मैंने रिएक्शन लिखा है कि एक नया न्यूक्लियोफाइल आएगा और उसकी जगह पे जो है वो हेलोजन यहां से हट जाता है। तो ये SN2 मैकेनिज्म है। लेकिन अब यहां पे मुझे एक और बात बता दे, जो न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है ना, वो लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड पे अटैच हुआ है ना। जहां से लिविंग ग्रुप रिमूव हुआ है बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है। तो इसको हम रिटेंशन कहेंगे या इन्वर्जन कहेंगे, इन्वर्जन कहेंगे। तो यहां पे SN2 में कितना % इन्वर्जन पॉसिबल है, SN2 में आपके पास 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन उसे कहते हैं जहां पे एटम की पोजीशन चेंज ना हो, और इन्वर्जन उसे कहते हैं जहां पे एटम की पोजीशन चेंज हो। तो SN1 में आपके पास 100% इन्वर्जन पॉसिबल है। यहां पे यार रिटेंशन के चांसेस ही नहीं है, मैंने ऊपर आपको बता दिया। रिटेंशन कब बनेगा, जब ये इस तरह फ्रंट साइड से अटैक करे, लेकिन वो तो कर ही नहीं सकता। तो दैट्स व्हाई SN1 में 100% इन्वर्जन पॉसिबल होगी, और SN2 में। और SN1 में कल हमने पढ़ा था कि इन्वर्जन भी होती है और रिटेंशन भी होती है, लेकिन SN2 में 100% इन्वर्जन पॉसिबल होगी। अच्छा, अब मुझे एक बात बता रही है, आपके पास एक ही स्टेप मैकेनिज्म है, तो इस एक ही स्टेप मैकेनिज्म में आप मैं ऐसे लिख सकता हूं कि SN2, यहां पे जो 2 मैंने लिखा है ना, दिस 2, इट्स मीन दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इसलिए है ना क्योंकि एक ही स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एक न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है और एक पूरा का पूरा सबस्ट्रेट, एक पूरा का पूरा अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है। तो दैट्स व्हाई यहां पे जब आप इसका रेट रिएक्शन लिखोगे तो रेट कैसा होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मीन के दिस इज द रेट कांस्टेंट, और 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है ना, और वो 2 मॉलिक्यूल कौन से हैं, एक अल्काइल हैलाइड है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन SN1 वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। उसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो सेकेंड स्टेप में आता था, उसमें स्लो स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, ओनली अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व था।
तो दैट्स वाई यहाँ पे जो हम 2 लिखते हैं, H2 का क्या मतलब होगा, दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इस स्लो स्टेप में आपके पास 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब यहां पे इसके का नाम होगा, इसके का नाम होगा, दिस इज अ रेट कांस्टेंट, दिस इज अ रेट कांस्टेंट। और इस रेट कांस्टेंट का अपना एक यूनिट भी होता है। तो अब अगर एमसीक्यूज में हो के द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मीन के का मुझे यूनिट बता दें फॉर SN1 रिएक्शन, क्योंकि रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो डिपेंड किस पे करेगा, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, फ्रैक्शन ऑर्डर है या नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब यहां पे SN1, S1 का क्या मतलब है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना यार। अब ये ऐसे भी पूछ सकता है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मीन के फॉर SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन के लिए इस रेट कांस्टेंट का क्या यूनिट होगा। तो अगर आपने रेट कांस्टेंट का यूनिट बताना है तो रेट कांस्टेंट का यूनिट यार वो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। तो इसका आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड। इस लीटर की बजाय आप dm क्यूब भी लिख सकते हैं क्योंकि लीटर और dm क्यूब बराबर होता है। तो अब इस n का क्या मतलब होगा, यहाँ पे n क्या डिनोट करेगा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिनोट करेगा। तो SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो n की जगह पे मैंने क्या लिखना है, वो 1 लिखना है। तो यार 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और एनीथिंग पावर 0 वो 1 के बराबर है। तो SN1 के लिए k का यूनिट क्या हो जाएगा, पर सेकेंड आ जाएगा। कर सकते हो ना खुद। और SN2 के लिए ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो n की जगह पे क्या पुट कर दे, वो 2 पुट कर दे। तो जब 2 पुट कर दे तो आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दे, SN2 के लिए रिएक्शन का यूनिट आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास हो गया SN2 मैकेनिज्म। अच्छा, एक और MCQs नोट कर दे यहाँ पे मैं लिख देता हूं। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4। तो ऑटोमेटिकली हमने पहले भी पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड है। प्रोडक्ट में कितने सिंगल बॉन्ड हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां पर भी होगी। सही है। अगर MCQs में हो द हाइब्रिडाइजेशन of carbon या the hybridization in transition state of SN2 mechanism। SN2 mechanism का जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ये वाला, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आपके ख्याल में पॉसिबल होगी, DsP2। क्यों, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यार ये वाले बॉन्ड आपने कंसिडर नहीं करने, हाइब्रिडाइजेशन इज अ स्टेबिलिटी फिनोमेना। और यार ये वाले बॉन्ड इस टाइम में स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये तो अनस्टेबल है, ये तो ना तो अभी बना है और ना तो फुल ब्रेक हुआ है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन होगी वो आपके पास SN2 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, चले ये अपने पास नोट कर दे, SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। डन। बेटा हुक्म।
अच्छा, अभी हमने SN1 भी पढ़ा, अभी हमने SN2 भी पढ़ा। पहला पॉइंट नोट कर दें, SN1 एंड SN2 दो डिफरेंट मैकेनिज्म पढ़े। SN1 एंड SN2 both are exothermic reactions. Both are exothermic reaction. दोनों एक्सोथर्मिक हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे पॉसिबल होगी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी होती है वो रिएक्टेंट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी, अगर एट लो टेम्परेचर पे पॉसिबल होगा। दूसरी, अगर आप स्टेबिलिटी चेक करोगे तो स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, और अगर आप एनर्जी चेक करोगे तो एनर्जी वाइज फिर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट से। तो मीन जो अल्काइल हैलाइड होगा ना, और अल्काइल हैलाइड से जो हमने हेलोजन रिमूव किया और एक नया न्यूक्लियोफाइल लगाया, तो मीन यहाँ पे ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ये रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल होगा, SN1 में भी और SN2 में भी। चले दूसरी बात नोट कर दें, आपने देखा ना कि ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है SN2 में, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही थी वो आफ्टर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल था या नहीं था? तो SN2 में आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए या वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए? SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। वाई? क्योंकि यार जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा ना, तो जितना वो स्ट्रॉन्ग होगा तो इतना वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा ना। तो नेक्स्ट MCQs नोट कर दे कि वीक न्यूक्लियोफाइल अगर आपके पास मौजूद हो ना, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्ड, तो वीक न्यूक्लियोफाइल वो SN1 रिएक्शन फेवर करेगा। क्योंकि यार SN1 में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल था? न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं था यार, वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग खुद ब खुद हो रही थी, वो डिसोसिएशन हो रहा था। लेकिन SN2 में जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है ना, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक की वजह से होती है। तो आप यहां पे नेक्स्ट नोट कर दे कि अगर आपके पास जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्ड SN2 मैकेनिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज्म फेवर करेगा। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मीन जितना अटैक फास्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। क्योंकि आपने देखा अब यहां पे जब बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक उसने किया, तब जाके हेलोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। तो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना आपके पास SN2 मैकेनिज्म फेवर करेगा, जितना वीक न्यूक्लियोफाइल होगा उतना आपके पास SN1 मैकेनिज्म फेवर करेगा। और यहां पे जो मैंने आपको कहा कि लो टेम्परेचर पे पॉसिबल है, तो लो टेम्परेचर मीन 50 डिग्री, अप टू 50 डिग्री तक हो तो इट्स ओके। अच्छा, अब यहां पे जो पहली बात हमने डिस्कस की कि SN2 फेवर इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और SN1 फेवर इन अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है। सो अगर मैं आपको लिखूं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड towards SN1 मैकेनिज्म, इस क्वेश्चन को जरा समझें कि अल्काइल हैलाइड तो यार अब बहुत टाइप्स के हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो अगर आप जहन में सिर्फ और सिर्फ SN1 मैकेनिज्म को रखें
तो बता दे SN1 मैकेनिज्म के बेस पे कौन सा अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा? टर्शरी। ऑटोमेटिकली टर्शरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। मीन अल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा उतना टर्शरी ज्यादा फेवर करेगा। सही है? सॉरी, SN1 ज्यादा फेवर करेगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये आपके पास हो गया टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ये सबसे ज्यादा SN1 में फेवर करेगा। अगर एक अल्काइल ग्रुप की जगह पे मैं क्या लगा दूं, H लगा दूं ना, तो ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी बन जाएगा। और अगर दोनों अल्काइल ग्रुप की जगह पे मैं क्या लगा दूं, H, तो ये प्राइमरी बन जाएगा। और अगर एक, तो दिस इज कॉल्ड 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसको हम 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहते हैं, लेकिन ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का ही टाइप्स में आ रही है। तो इसको आपने देखा कि जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होते हैं ना, तो कौन सा रिएक्शन फेवर करेगा? SN1 रिएक्शन ज्यादा फेवर करेगा। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा हो, अगर ये ऐसा लिखा हो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड टूवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म, तो SN2 मैकेनिज्म अब आप जहन में रखें, SN2 रिएक्शन को जहन में रखें। तो फिर कौन सा अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन कर रहा है? तो SN2 में जितना अल्काइल ग्रुप कम होते हैं वो उतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा। तो इनमें से फिर ये ऑर्डर कैसे हो जाएगा? ये वाला, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, बस मैं इस तरह लिख देता हूं, और फिर टर्शरी हो जाएगा। तो SN1 में अल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा उतना SN1 फेवर करेगा। SN2 में अल्काइल ग्रुप जितने कम उतना वो फिर SN2 फेवर करेगा। यार अभी हमने एक बात देखी ना कि टर्शरी में फेवर कर रहा है SN1, प्राइमरी में फेवर कर रहा है SN2। बात आ गई सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की। सो इन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो, यार वो SN1 मैकेनिज्म भी फॉलो करता है और यार SN2 भी फॉलो करता है, दोनों फॉलो करते हैं, उसमें दोनों हो सकती है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। लेकिन अब अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करोगे ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के पोलर भी हो और साथ में प्रोटॉन भी देता हो, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो इट्स डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। लेकिन अगर आपने सॉल्वेंट यूज किया है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, DMSO, तो फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। क्लियर हो गया? तो SN1 भी फॉलो कर रहा है, SN2 भी फॉलो कर रहा है, डिपेंड ऑन सॉल्वेंट कि आप सॉल्वेंट जो है वो कौन सा यूज कर रहे हो, पोलर प्रोटिक यूज कर रहे हो या पोलर एप्रोटिक यूज कर रहे हो। हाँ, दल तक ही, हाँ गोरा दल तक की हुई SN2 की पोलर एप्रोटिक वाली यूज को।
पोलर तो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यार यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेकिंग में थोड़ा सा हेल्प दे दे, सही है। और कल जो हमने प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया था वो उस हेलोजन को कैप्चर करने के लिए यूज़ किया था ना, कि वो दोबारा इंटरेक्शन ना करे। लेकिन यार अभी तो ऑलरेडी जब हेलोजन रिमूव हो जाता है ना, तो न्यूक्लियोफाइल ने तो ऑलरेडी बॉन्ड बनाया होगा, तो इसको कैप्चर करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको प्रोटॉन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहता है तो हेलोजन ऑलरेडी रिमूव हो चुका होता है, ठीक है। ओके, चले ये एमसीक्यूज खुद करें। कि न्यू पेंटाइल क्लोराइड फॉलो डैश SN1 या SN2। न्यू पेंटाइल क्लोराइड फॉलो SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। न्यू पेंटेन से निकला है। हाँ रिफा स्ट्रक्चर वैसे भी SN1 हनान अवल खुद न्यू पेंटेन स्ट्रक्चर रहता हुआ ही का नाम न्यू पेंटेन दासी वाली को ठीक शो दिस इज द न्यू पेंटेन शो। हाँ उस दल रखे हो हाइड्रोजन निश्चित करने चीज़ें रिमूव को मोदागे पजे क्लोरीन लगो तो ऑटोमेटिकली यार मैं या इधर से हटाऊंगा या इधर से या इधर से हो या इधर से। तो चले मैंने ऐसा किया कि इधर से एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाया क्लोरीन। अब हेलोजन मुझे बता दे किस कार्बन के साथ बॉन्डेड है। इस कार्बन को चेक करें। दिस कार्बन फर्दर बॉन्डेड विद वन कार्बन प्राइमरी कार्बन है ना। तो अब बताए प्राइमरी में कौन सा फेवर कर रहा है। क्लियर शो ओके बंद कर।